नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को कोरोना एवं एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले के 8 प्रखंडों के मुखिया, बीडीओ और मेडिकल अफसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। जिलाधिकारी ने एईएस और कोरोना के खतरे को लेकर वार्डों और पंचायतों में संदिग्ध मरीजों की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के साथ ही ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन स्लॉट उपलब्ध करा कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 220 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रांतीय कार्यालय में शुरू करने और एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया। आज हम लोगों ने जिले के 8 प्रखंडों के विभिन्न मुखियागण से और वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है और गांवों में संक्रमण को रोकने के संबंध में विस्तार से रणनीति पर चर्चा की गई है और हर एक केस को हम लोगों ने फॉलोअप करने के लिए सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कि होम आइसोलेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल है। मुखियागण को भी इससे अवगत कराया गया और उनसे भी अपेक्षा की गई है कि पंचायतों में, विभिन्न गांवों में, वार्डों में ऐसे केसेस, सस्पेक्टेड जो भी केसेस हैं उसकी जानकारी हम लोगों को त्वरित मिले ताकि सभी लोगों का फॉलोअप किया जा सके, बेहतर चिकित्सा दी जा सके। और फीडबैक भी प्राप्त किए गए हैं। वैक्सीनेशन के केंद्र को रैशनलाइज करने की भी बातें की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराया जा सके। इसके अतिरिक्त सैंपलिंग की संख्या भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाई है और ग्राम पंचायतों में हम लोग जा कर के वैक्सीन सैंपलिंग करा रहे हैं ताकि संक्रमण की दर का हम लोगों को पता चल सके और उस पर हम लोग प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकें। वैक्सीनेशन को लेकर के 2 आयु वर्ग में विशेष रूप से वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है 45+ और 18 से 44 साल के बीच। 18 से 44 साल के बीच लोगों को स्लॉट बुकिंग कराई जा रही है। इसके संबंध में भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है ताकि लोगों को अपना स्लॉट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं हो और भविष्य में इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए ताकि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी हम लोग कर सकें, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अपना ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कराने में कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त संसाधनों का भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग संवर्धन करने का प्रयास कर रहे हैं और पंचायत समिति के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से हम लोगों ने मैपिंग कराई है कि क्या क्या संसाधन हम लोगों को खरीदने की आवश्यकता है, तो उनके माध्यम से भी परचेज किया जाएगा और सरकार के स्तर पर संसाधन की कोई कमी नहीं है, संसाधन पर्याप्त हमारे पास उपलब्ध हैं। और भविष्य को देखते हुए भविष्य की तैयारी में भी हम लोग जुट गए हैं। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि एक जो छोटी कल्याणी के पास पीवी कॉलेजिएट स्कूल है, उस स्कूल के प्रांगण में जो पीएससीबी की बिल्डिंग है उसमें हम लोग 220 बेड का हॉस्पिटल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड बेड वगैरह होंगे। इसके अतिरिक्त एसकेएमसीएच में भी 100 से अधिक बेड का और वहाँ भी डेवलप किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके अतिरिक्त एसकेएमसीएच में अपना ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित लगभग हो गया है, 2-3 दिन में उसके चालू होने की संभावना है। तो इन सभी फ्रंट्स पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने संसाधनों को काफ़ी विकसित करें कि यदि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई बातें आती हैं, कोई वेव आता है, तो हम लोग उसका बेहतर तरीके से हम लोग उस समय समन्वय स्थापित करते हुए बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते। शुक्रवार को कुडनी से राजद विधायक अनिल सैनी सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन के कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। दरअसल उन्होंने बताया कि वह आज सिविल सर्जन से मिलने आए थे कि मनियारी स्थित अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। साथ ही इसको लेकर उन्होंने जिला अधिकारी से भी बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की मौत हो रही है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाके में इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, लगातार लोग मर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है।
अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, दवाई नहीं है, नर्स नहीं है, लोगों के अंदर भय है। अस्पताल में जाता है तो उसे मौत का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो समस्या हमारा है कि हमारे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे अनियमितताएं हैं और मनियारी हॉस्पिटल को संबंध में बात करने के लिए कि वहाँ कोविड सेंटर बनाया जाए, क्योंकि आज भी कई कोविड के और कोरोना के इलाज के अभाव में हमारे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में आज भी कई रोगी मर गए हैं और जिला के भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जिसका उचित नहीं। इसी के संबंध में सिविल सर्जन साहब से बात करने के लिए आए थे और व्यवस्था जो है सो यहाँ का जो है सो लोग अपने भरोसे और अपने अति के अनुसार सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। इसी के लेकर हम आज पूरे कुरहनी के जो हमारा केंद्र है जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है उस क्षेत्र पर भी जाएंगे और मनियारी में जो कोविड सेंटर के लिए हम जिला पदाधिकारी महोदय से भी हमने इस पर बात की है और सारी बात हम लोग कर अभी रहते थे और आपके साथ का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ग्रामीण इलाका में कोई जांच नहीं है। ग्रामीण इलाका में लोग को यह समझ में आ गया है, जो आम जनता है उसे ये बात की समझ आ गई है कि जो है सो हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो मर जाएंगे और हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि मौत का प्रमाण पत्र लेना। इसीलिए क्या किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं, न ठीक से नर्स है, न ठीक से डॉक्टर है, न ठीक से दवा मिल रहा है। तो लोग जो है सो आज जिसको हम झोला छाप कहते थे, आज भगवान बनकर उसको वो झोला छाप डॉक्टर जो है सो उसको बचा रहा है, चाहे उसको हेल्प कर रहा है और वो दवा दे रहा है जो कोरोना में जो फर्स्ट एड होता है। मगर उसी में किसी का ऑक्सीजन कम गया, किसी का जो है सो ज़्यादा बढ़ गया तो वो हॉस्पिटल आता है और यहाँ आता है तो उसको प्रमाण पत्र मिलता है मौत का। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। शहरों के बाद गांव में भी इसका असर दिख रहा है। राज्य की पंचायतों में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र का हालत खराब है। कोरोना का कहर अब गांव-गांव पहुंच गया है और जांच के लिए, इलाज के लिए सरकार का सिस्टम लगातार ग्रामीण इलाके में करने की बात तो करती है, पर जीरो ग्राउंड से देखने में सभी दावे ढांक के 3 पच साबित हो रहे हैं। गांव में बनाए गए उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बनने के बाद से उसमें ताले लटके हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड क्षेत्र के शाहपुर पंचायत के सहबाजपुर गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का बसेरा बन गया है। स्थिति इतनी बदहाल है कि वहां कचरे से पूरा परिसर भरा पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ चिकित्सा सेवाएं ठप हो चुकी है। कागजों में यह सेंटर चल रहा है। इन सेंटरों पर एएनएम को निवास कर ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और टीकाकरण जैसी गतिविधियां अपनानी थी, पर यह कागजों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र दशक पहले स्थापित हुए थे। यह केंद्र आवासीय भी थे। मंशा थी कि एएनएम केंद्रों पर निवास करेगी ताकि लोगों का प्राथमिक उपचार गांव में ही समय पर हो सके, लेकिन उसके उलट मुजफ्फरपुर के लगभग सभी पंचायतों में बने अधिकांश उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं। कुछ जर्जर मिले तो बहुत निष्प्रयोज्य। कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर ग्रामीण दहशत के माहौल में है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों में कोरोना का लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं किया गया। ना ही पंचायतों में वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था है। ऐसे में एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। कोरोना काल में यही है स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ देख रहे हैं जितना दिन से स्वास्थ्य केंद्र बन के रह गया, कोई यहाँ एएनएम, कोई डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। उपस्थित है तो केवल वही भिखारी है जो जितना भी यहाँ लाश को जलाया जाता है, सबके वही जो है सो कपड़ा उपड़ा जो भी है वो लेके वही बेचारा जो है से इसका स्वास्थ्य केंद्र का रक्षा कर रहा है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा पहल नहीं की गई इसको चालू करवाने को लेकर के? पहल किया गया रहता तो आज यही नौबत रहती। किसको दोषी मानते हैं इसको बंद होने के पीछे का? दोषी कौन है? दोषी कौन रहेगा? यहाँ का अथी है, सरकार है। सरकार माने चाहती तो आज ये बंद थोड़े पड़ा रहता ये स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति तो है कि कभी खुलता ही नहीं है। यहाँ का जो एएनएम है, डॉक्टर है, हमको नहीं लगता है कि ग्रामीण चिंते भी होंगे कि कौन डॉक्टर है, चूँकि आते ही नहीं है, बंद रहता है।
तो यहाँ का स्थिति सफाई दयनीय है। और कोरोना का जो स्थिति चल रहा है, इस तरह का दयनीय स्थिति रहेगा तो हम ग्रामीण भी अब बच नहीं पाएंगे। जिस तरह का शहर में स्थिति है वही स्थिति मतलब ग्रामीण में भी वही स्थिति होने वाला। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार दावे कर रही है, पंचायत में क्या स्थिति है? पंचायत में आज से 20 या 30 एक महीना पहले कुछ लोगों को वैक्सीनेशन लगा, ठीक है ना। उसके बाद उसका कोई कुछ नहीं है। सारा लोग परेशान है कि भाई हम कैसे वैक्सीनेशन कराए। तैयार है लोग कि हम वैक्सीन ले, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है तो कहाँ से ले। उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति कब से ऐसी जर्जर हालत? उप स्वास्थ्य केंद्र तो हमको लगता है जब से बनी तब से वही है, घर बैठ के पेमेंट ले रहे हैं। सरकार का यहाँ पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। कोरोना की क्या स्थिति है पंचायत? कोरोना का पंचायत में स्थिति अच्छा नहीं है। हर एक लोग चूंकि जांच कराने का सुविधा ही नहीं है और बाजार लोग जा नहीं पा रहे हैं, पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं, तो क्या जांच करवाए। हम तो समझ रहे हैं कि धीरे धीरे पंचायत में एक बार में बहुत बड़ा एरिया बनने जा रहा है कोरोना का। जांच ही नहीं करवा रहा, जांच का सुविधा ही नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं। ऐसे ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे सरकार व्यवस्था कराती और व्यवस्था कराई भी होगी तो घर पे बैठा हुआ है लोग, व्यवस्था यहाँ है ही नहीं कुछ। देखिए हमारे जो डिफरेंट ग्रामीण क्षेत्रों में रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, विकास मित्र, कार्यपालक सहायक, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ANM, इन सभी के माध्यम से कराया जा रहा है। और उसको लेकर के आज हम लोगों ने जो मुखिया लोगों के साथ वर्चुअल संवाद स्थापित किया, उसमें भी इस विषय को लेकर चर्चा की गई है। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि किसी इन लोगों को दिक्कत न हो। तो वर्तमान में जैसे जैसे हमारी केंद्रों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण करते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में एडिशनल PSC को भी स्टार्ट किया जा रहा है और अभी वही लेकर के हम लोगों ने सभी मुखियागण से भी बातचीत की है। और इसके अतिरिक्त हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आइसोलेशन सेंटर और कोविड केयर सेंटर DCSC के रूप में विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें 4 केंद्रों को चिन्हित किया गया है। वहाँ भी DCSC का निर्माण कराया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण पर सबकी निगाहें टिक गई है, लेकिन टीकाकरण करवाने से पहले रजिस्ट्रेशन और उसके बाद स्लॉट बुक कराना पड़ता है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर स्लॉट बुकिंग कराने तक सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें यह प्रोसेस ही मालूम नहीं है और कुछ लोगों के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है। ऐसे लोग टीकाकरण के लिए भटक रहे हैं। शहर में साइबर कैफे लॉकडाउन के चलते बंद है। ऐसे लोग सरकार से मांग करते हैं कि उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए, क्योंकि ना तो उनके पास मोबाइल है और ना ही इसकी जानकारी। मेरे पास आने इसलिए है कि हम लोग के पास 4G मोबाइल है नहीं, ऑनलाइन कर नहीं सकते हैं, इसलिए सरकार से चाहते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोग सुइया देने का व्यवस्था करें, लेकिन मोबाइल वाले को भी सुइया पड़े। में हम लोग को समस्या हो रही है सर कि मेरे पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है और ऑनलाइन करने आता नहीं है, किसी दूसरे के मोबाइल से भी करेंगे तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो है हम लोग को सुई इसी तरह से दिया जाए ताकि कोरोना के बचाव हो सके। हम लोग सुई लेना इच्छुक है। हमरा सबके यही कहे लगले या कि हम सब सुई अभी ले लिए ना, बाकी लेवे के तो चाहिए, बाकी बीमारी से हम सब बचे ला चाहिए। अब मोबाइल हमरा सबके पास नहीं कि मोबाइल चला के सरकार से कहबे, बाकी यही है कि सरकार हम लोग के सुई दे, हम लोग बीमारी से बचें। वहीं इस परेशानी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना पोर्टल खोलने की जानकारी लोगों को देते और उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए उनका स्लॉट भी बुक कर मदद कर रहे हैं। परिसर के लिए जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि हमारे लगभग 500 वॉलेंटियर शहर से गांव तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टीका लेने वालों की मदद कर रहे हैं और टेक्निकल टीम के सहयोग के साथ कार्य किया जा रहा है। पुरुष के साथ महिला टीम भी इस कार्य में लगी हुई है ताकि सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी से ऐसे जो लोग जो जूझ रहे हैं, इससे कोरोना के भयावह काल में भी हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले सत्र में जब कोरोना आया, इस सत्र में भी लोग कार्य निरंतर कर रहे हैं। अभी जो मुख्य तौर से हमारा अभियान है वो वैक्सीनेशन को लेकर के एक जो समस्याएं आ रही हैं कि लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में त्रुटियां हो रही हैं। कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, दूसरा कई लोगों को जानकारी नहीं है, कई लोगों को OTP की समस्या आ रही है।
तो विद्यार्थी परिषद के ऐसे लगभग 400 से अधिक वॉलेंटियर, 400 से 500 से अधिक वॉलेंटियर पूरे जिले भर में टीम वर्क बना करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ऐसे हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट की 12 टीमें हैं जो अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से लोगों को तत्काल जल्द से जल्द सूचना पहुंचा करके उनके वैक्सीनेशन के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो। कई ऐसे टीमें भी काम कर रही है गाँव में जागरूकता को लेकर कि अगर किन्हीं को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, कई लोग ऐसे भी अफवाह फैला रहे हैं असामाजिक तत्व कि वैक्सीनेशन लेने से आपको मृत्यु हो सकती है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस सारे अफवाहों पर विराम लगाते हुए लोगों को इसके लिए उत्साहित कर रहे हैं और इसका एक अच्छा परिणाम पूरे जिले भर में मिल रहा है। मैं बता दूं कि विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रत्येक दिन 500 से अधिक लोगों का स्लॉट बुकिंग किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की संख्या हजारों में जा रही है। इसमें हमारे छात्र कार्यकर्ता तो लगे ही हैं, ऐसे 50 से अधिक हमारे छात्रा बहनें भी लगी हुई हैं इस अभियान में। तो मेरा ये प्रयास है विद्यार्थी परिषद अभी जो अपने ऐसे जो जहाँ पर ज़्यादा केसेज जा रहे हैं या फिर जहाँ मृत्यु ज़्यादा हुई है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग का भी अभियान चलाएगी और उस गांव मोहल्लों में जा कर के वहाँ थर्मल स्कैनिंग करके ज़रूरी दवाएं और उनकी जो आवश्यकताएं होंगी उसे हम लोग प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराएंगे। आपदा समूह की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को चिंताजनक माना गया। इसको कम करने के लिए 25 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को छूट जरूर दी गई है, लेकिन अधिकांश सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। सरकार के इस फैसले का समाज के सभी लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे बुरा प्रभाव दैनिक मजदूरों पर पड़ेगा। पिछले साल के लॉकडाउन का अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा था। इससे सीख लेते हुए सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह का राशन मुफ्त में देने का फैसला किया है, जिससे कोई भी भूख की वजह से परेशान ना हो। इस बार लॉकडाउन में सरकार ने इस वर्ग को कम से कम परेशानी हो इसका ख्याल रखा है। उसका मानना है कि दैनिक मजदूरों में अधिकांश राशन कार्ड धारक है, इसलिए उन्हें मुफ्त में राशन दिया जाएगा, जिससे आमदनी नहीं होने के बाद भी खाने पीने में असुविधा न हो। लेकिन राशन कार्ड धारक में पूरे परिवार का नाम न होने के कारण परेशानी का सबब बना हुआ है। कार्ड धारक वहीं पीडीएस दुकानदार अविनाश कुमार ने बताया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो चावल दिए गए हैं वह पूरी तरीके से खराब है, इसलिए उसका वितरण नहीं किया जा रहा है। सिर्फ गेहूं का वितरण निःशुल्क 2 महीने का राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। ये जो 2 महीने का निःशुल्क राशन मिल रहा है उससे 30 किलो फ्री मिल रहा है, 15 किलो और 2 महीने का मिल रहा है। 2 महीना का है। 5 आदमी है, लेकिन 3 आदमी का नाम है, 2 आदमी का नहीं नाम है। इससे कुछ राहत मिली है आपको? बहुत राहत मिली है। के समय में सभी काम धंधे बंद है, तो सरकार के द्वारा जो ये 2 महीने का निःशुल्क राशन दिया जा रहा है उससे कितनी राहत मिली है आप लोगों को? अभी तो मिलेगा 10 किलो एक आदमी का। कै दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। फ्री मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में जो भी सरकार की योजना चल रही है कि 2 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा राशन दुकानदारों द्वारा कार्डधारियों को, विडम्बना ये है कि कोरोना जैसे आपदा में इसमें ऐसे ऐसे कार्डधारी हैं जिन कार्डधारियों का जहां 5 सदस्य वहाँ 2 सदस्यों को ही जोड़ा गया, 2 सदस्य का ही यूनिट बना के राशन कार्ड दे दिया गया। क्या 2 सदस्य के यूनिट के द्वारा जो राशन मिलना है, क्या उससे बाकी परिवार की भूखमरी जो है वो उससे निजात मिल सकती है? ये सरकार के ऊपर जो है सो हमारा ये आरोप है जिला प्रशासन पर भी और सरकार पर भी कि इतना मतलब कि प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी आपके पदाधिकारी द्वारा अभी तक इसकी संपूर्ण व्यवस्था नहीं कराई गई, जिसके वजह से आज लोग भटक रहे हैं। 2 यूनिट 1 यूनिट के कार्ड लेके लोग घूम रहे हैं और उतना सामान से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इसमें 2 महीने की राशन तो सरकार दे रही है, बिल्कुल फ्री है। पब्लिक मेरा खड़ा पूछ सकते हैं, मैं 1 रुपया भी किसी से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दोनों महीना का राशन फिर जो पिछले महीने में जिसको 25 किलो उसको 50 किलो, जिसको 35 किलो उसको 70 किलो दे रहे हैं। चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं, चावल की क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन गेहूँ की क्वालिटी ठीक है। हाँ, और पब्लिक उत्सुकता है, लोगों को हर संभव मुमकिन कराते हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। आज 1 सप्ताह से लगातार राशन बांट रहे हैं
और किसी से 1 रुपये का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेना ही नहीं है तो ले भी नहीं रहे हैं। आप लोग आए, मैं पब्लिक है ही मेरा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी बिहार सरकार के लिए टेंशन बन गई है। कभी सत्ता तो कभी विपक्ष के विधायक उनके समर्थन में आ रहे हैं और सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। नीतीश सरकार के साथ बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को निशाना बना रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर स्थित कुढ़नी के आरजेडी विधायक ने पप्पू यादव का समर्थन किया है। कुढ़नी विधानसभा से आरजेडी विधायक हैं अनिल सहनी। वे भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी से दुखी हैं। आज उनका दुख बाहर आ ही गया। आरजेडी विधायक अनिल सहनी शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ कहा कि पप्पू यादव को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव जन सेवा कर रहे थे। हमने भी कई बार सरकार से पास मांगा, सरकार से कहा कि जनप्रतिनिधियों को सेवा करने के लिए पास दिया जाए, लेकिन हमें अब तक पास नहीं मिला है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि हम बिना पास के ही जनता की सेवा कर रहे हैं। हमें भी पप्पू यादव की तरफ सरकार गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दे। इसीलिए तो हमने लॉकडाउन का पास मांगा था नीतीश कुमार जी से कि लॉकडाउन के लिए जनप्रतिनिधियों को पास दीजिए जो सेवा करना चाहता है। मैंने नीतीश जी से कई बार मांगा मगर हमको लॉकडाउन का पास नहीं मिला, इसीलिए हम पास नहीं दिए। फिर भी हम बिना पास के घूम रहे हैं। हमको भी लेकर बंद कर दे पप्पू यादव जी का। हम घूम रहे हैं, हमको बंद करें। पप्पू यादव का समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए, पप्पू यादव जी जनसेवा के लिए जो काम किए हैं हम उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ जो राजनीति हुआ उसका मैं निंदा करता हूँ। निंदा करते हैं। हाँ। सरकार ने उसके साथ राजनीति के तहत जेल में भेजा। सरकार ने राजनीति किया है। जो सेवा करने वाला आदमी उसको राजनीति के तहत जेल भेजवाएगा। नीतीश कुमार को कोई काम नहीं है, जो काम करेगा वो जेल जाएगा, जो माल लूटेगा वो राज करेगा। इसलिए पप्पू यादव को जेल भेजा। इसीलिए पप्पू यादव को भेजा। सब पूरा जनता जानते है, बिहार के जनता जान रही। लीची के लिए देश के मानचित्र पर ख्यात मुजफ्फरपुर में फिर से लीची की मिठास महसूस होने लगी है। बाजार में शाही लीची की बिक्री और खरीदारी शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना महामारी का साया लीची के फसल को से लेकर व्यापार पर भी मंडरा रहा है। खासतौर पर लॉकडाउन लग जाने से किसान और व्यापारी दोनों हताश दिख रहे हैं। जहां तक लीची के व्यवसाय का सवाल है, मुजफ्फरपुर की लीची देश स्तर पर ही नहीं विदेशों तक निर्यात किया जाता है। 2 वर्ष पहले तक लीची में व्यवसाय से जुड़े किसान खुशहाल थे। खेतों से ही व्यापारी फसलों की खरीदारी कर लेते थे, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना ने जहां इस व्यवसाय को धक्का पहुंचाया था, इस वर्ष भी दूसरी लहर के घातक हो जाने से लीची व्यवसाय पर आघात पहुंच रहा है। प्रारंभ में तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से लीची फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा था। वहीं बीच के दिनों में अत्यधिक गर्मी भी फसल को नुकसान पहुंचाया था। जैसे तैसे आंखों के सामने बर्बाद गुलसिता देख किसानों को एक आस बंध गई थी। बाजार में लीची का बेहतर व्यवसाय कर घाटे की भरपाई कर लेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर महामारी बनकर टूट पड़ी और देर से ही सही सरकार को लॉकडाउन करने को विवश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में बगीचे में तैयार हो रहे लीची की फसल को बाजार में पहुंचाना मुश्किल पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के भय से इसकी तुराई के लिए मजदूर मिलना मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि मालगाड़ी और ट्रेनों के परिचालन जारी रहने से अब तक इसके निर्यात में बड़ी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन खुदरा तौर पर बाजार में लीची की बिक्री को धक्का लगा है, क्योंकि पूर्वाह्न 10 बजे तक ही बाजार में फलों की खरीदारी बिक्री का समय निर्धारित है। ऐसे में बागीचे से तैयार फसल को बाजार तक पहुंचाने और इसकी बिक्री करने में किसानों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, किसानों में संपूर्ण देश स्तर पर लॉकडाउन की चिंता सता रही है। ऐसे माहौल में किसान जल्द से जल्द लीची के पैदावार, चाहे शाही लीची हो अथवा चाइना लीची, बाजार में खपा लेना मुनासिब मान रहे हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति में उनकी समक्ष सिवाय बर्बादी के कुछ भी हासिल होना मुश्किल है। लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर शेषधर पांडे ने बताया कि विगत 2 वर्षों से लीची उत्पादक किसान मौसम और कोरोना के मार झेलने को विवश है। अच्छी उपज के बावजूद भी बाहर के व्यवसायियों पर नहीं आने से लीची उत्पादकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि लीची उत्पादकों को आ रही समस्या को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लीची किसानों और व्यापारियों को आ रही समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा करेंगे।
लगभग 11-12 हज़ार हेक्टेयर में जो है वो मुजफ्फरपुर में 11-12 हज़ार हेक्टेयर जो है वो लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में क्षेत्रफल में होता है। और बिहार की बात करें तो लगभग 34 हज़ार हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है। फसल की बात करें तो इस पर कैसी फसल है? देखिए फसल तो अब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन जो 2-3 दिन से पानी की जो बारिश की वो है, हालांकि मौसम तो आज खुल गया है, अगर मौसम खुल जाता है तो बहुत उसकी संभावना नहीं है, लेकिन अगर अब कड़ी धूप की अगर संभावना होती है तो फिर थोड़ा फटने की समस्या आ सकती है। अदरवाइज नॉर्मल सामान्य रूप से जो है वो अभी तो शाही की फसल अच्छी है। चाइना की फसल में थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है कि पिल्लू जो है जिसको फ्रूट बोरर कहते हैं उसका प्रकोप इस बारिश के कारण हो सकता है, इस नाते उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है? क्योंकि इस बार के लीची में पल्प की मात्रा कम दिखने की मिली है, जिसके कारण जूस फैक्ट्रियाँ उसे खरीदना पसंद नहीं करती। नहीं, पल्प की मात्रा कम नहीं है, पल्प की मात्रा अच्छी है, क्योंकि बारिश इस बार जो है वो समय से हो गई, पहले भी हुई थी बारिश, तो इस नाते फल की साइज और उसमें वो नहीं। लेकिन लीची को बाहर, चूँकि ये इस समय मैच्योरिटी के टाइम पर, पकने के टाइम पर लीची में थोड़ा बारिश होने के कारण लीची को बाहर भेजने में थोड़ी 1-2 दिन की डिले हो सकता है। क्योंकि अब एक्सपोर्ट की बात जहाँ तक है तो एक्सपोर्ट में जो है समस्या क्या होती है कि पानी चूँकि बरस गया है, इस नाते लीची को बहुत दूर तक एक्सपोर्ट करने में या बाहर भेजने में थोड़ी समस्या आ सकती है। 1-2 दिन बाद सामान्य मौसम होने के बाद ही उसको भेजा जा सकता है। मुजफ्फरपुर जिला में लीची उत्पादक संघ के अनुरोध पर लीची टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है, जो कि पिछले साल से कार्यरत है। और वह विकास आयुक्त यानी कि मेरे अध्यक्षता में वो कमेटी गठित है। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उन लोगों को इस बात की चिंता थी कि अब चूँकि 10-15 दिनों के बाद जो है सो लीची तोड़ने का काम शुरू होगा, और यदि लॉकडाउन रहेगा तो उनका जो लीची तोड़ने में, उसके बाद जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, उसके लोडिंग अनलोडिंग वगैरह जो भी होती है, उसमें बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं, बहुत सारे वाहन उसमें उपयोग होते हैं। तो उनका मतलब लॉकडाउन के चलते यदि उनको हो सकता है कि परेशानी हो, और उन्होंने बताया है कि लीची के लिए अनुकूल समय है, फसल भी काफ़ी अच्छी है, ताकि उनको लीची तोड़ने से लेकर के और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक में उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इस संबंध में लीची टास्क फोर्स जो जिला की है बनी हुई है, उसकी बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई है, और उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वैसे भी उन लोगों को बताया गया है कि लीची, चूँकि लॉकडाउन में कृषि कार्य पर कोई रोक नहीं है, कोई मजदूर चाहेगा तो काम कर सकता है, उसको कहीं से कोई रोकने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का कहना था कि रात्रि के पाली में भी हम लोग के मजदूर काम करते हैं और रात में कर्फ्यू रहता है, तो उसके लिए जो है क्या व्यवस्था होगी। तो हम लोगों ने उस पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी लोगों को जो है पास निर्गत कर दिया जाएगा लीची उत्पादक संघ के अनुशंसा के आलोक में। उसके अतिरिक्त जो जितने भी वाहन उसमें लगेंगे सभी के लिए हम लोग पास देंगे, उनको कहीं भी आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लीची की जो पैकिंग होती है उसके लिए बांस पेपर होता है, जो कि यहाँ पर 2 एजेंसी है जो कि उसकी आपूर्ति करती है। तो लॉकडाउन में भी उनकी आवश्यकता को, कृषि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उन लोगों को ही हम लोग आपूर्ति करने के लिए हम लोग देंगे। पिछले साल भी दिया गया था और इस साल भी छूट दी जाएगी, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो हम लोग नहीं होगी। लॉकडाउन के बीच चोरों का दहशत जारी है। बीते रात चोरों ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गनीपुर रामदयालु रोड की रामदयालु स्टेशन के समीप होम्योपैथी के डॉक्टर आर्यन ठाकुर के क्लिनिक को निशाना बनाते हुए क्लिनिक का ताला काट कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब क्लिनिक बंद था और सड़क पर सन्नाटा। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने क्लिनिक के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और फिर ताला काटकर नकदी सहित लाखों के सामान को चोरी कर ले गया। चोरी की सूचना मिलने के बाद काजी मोहम्मदपुर थाने के दरोगा मोहम्मद नसीम अंसारी मौके पर पहुंच छानबीन की। घटना के संबंध में क्लिनिक के डॉक्टर सह खबरा निवासी आर्यन ठाकुर ने बताया कि कल रात वह दुकान बंद कर घर चले गए। आज सुबह जब कंपाउंडर क्लिनिक खोलने आया तो ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद वह फोन के द्वारा सूचना दिया और जब आके देखा तो 10,000 नगद सहित लाखों के सामान
गायब थे। उन्होंने बताया कि क्लिनिक के इन्वर्टर, बैटरी, ऑक्सीमीटर, स्टेबलाइजर, वेट मशीन, कॉस्मेटिक के साबुन, फेस वॉश, वाटर डिस्पेंसर सहित कई अन्य सामान गायब है। लोगों को पता चला है तो क्या देखें। आज सुबह मेरा कंपाउंडर आया है 9 बजे क्लिनिक खोलने के लिए, तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और कुंडी उसका टूटा हुआ है। और जब अंदर प्रवेश किया तो हमको प्रवेश करके फ़ोन किया कि सर यहाँ पे क्लिनिक का ताला टूटा हुआ है, उसका कुंडी टूटा हुआ है और क्लिनिक से बहुत सारा सामान गायब है। मैंने कहा निरीक्षण करके सही से देख के बताओ क्या क्या गायब है, और हम बोले कि हम भी तुरंत आ रहे हैं क्लिनिक पे। तो क्लिनिक पे आए तो देखें कि इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और कुछ कॉस्मेटिक दवा, वज़न करने का मशीन, ऑक्सीमीटर और लगभग 10,000 रुपया कैश गायब था। टोटल कितने के मतलब? लगभग 1 लाख रुपए का क्षति हुआ है चोरी से। आसपास में सीसीटीवी लगा हुआ है? आसपास के मकान में तो सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको निरीक्षण करने से पता चलेगा जो चोर कहाँ से आए थे, किधर से गए। ये तो पुलिस का काम है। प्रॉपर आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम खबड़ा के रहने वाले हैं। और यहाँ पे कितने दिनों से? और यहाँ पे लगभग 10 साल से क्लिनिक चल रहा है। इससे पहले भी कभी चोरी हुई है? इससे पहले एक बार चोरी का कोशिश किया गया था, लेकिन ताला उस समय नहीं टूट पाया और चोरी नहीं हो पाई थी। कंप्लेन किया थाना में? थाना को सूचित किया गया, थाना से अधिकारी आए थे और निरीक्षण करके जांच करके गए हैं और हमको बताए हैं कि आइए और आके यहाँ एक कंप्लेन दीजिए। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा द्वारा कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान में निःशुल्क ऑनलाइन फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता को 2 श्रेणी 2 से 7 वर्ष और 8 से 15 वर्ष में करवाया गया, जिसमें सभी प्रतियोगियों ने डॉक्टर, पुलिस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, अखबार वाला, सब्जी वाला की भूमिका निभाते हुए 1 मिनट का वीडियो तथा फोटो ग्रुप में प्रस्तुत किया। ग्रुप में शाखा अध्यक्ष प्रियंका तुलसियान, सचिव संगीता गोयंका, IPP प्रतीक पोदार, कार्यक्रम संयोजिका आरती अग्रवाल और जज स्वरूप इनर वहील की भूतपूर्व अध्यक्षा ऋतु राज की मौजूदगी रही। इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक बच्चों ने देश के विभिन्न राज्य से भाग लिया। दोनों वर्गों में से 3-3 सर्वश्रेष्ठ फैंसी ड्रेस का चयन करके विजेता घोषित किया जाएगा तथा सभी प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मैं हूं डॉक्टर अनन्या तुलसियान, आपकी हिफाजत के लिए। हम इलाज भी जानते हैं और बचाना भी। हमने कोविड के लिए दिन रात एक किए और जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। मुजफ्फरपुर संस्कृति के शाखा के द्वारा आज हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ते, डॉक्टर हैं, नर्स है, सफाई कर्मी है, मीडिया प्रभारी है, जो भी हैं, जो अपने जान पे खेल के सबकी सेवा कर रहे हैं और सबकी जान बचा रहे हैं, उनके सम्मान में हम लोगों ने आज एक फैंसी प्रतियोगिता रखा है, जिसमें लगभग 70 बच्चों ने हिस्सा लिया है और इसे 2 भागों में बांटे हैं, 2 साल से 7 साल और 8 साल से 15 साल, जिसमें बच्चे एक पर एक और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली को लेकर निविदा निकाली गई थी, जिसे लेकर शुक्रवार को सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के पास कुछ अभ्यर्थियों ने बहाली की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने आरोप लगाया कि बहाली में धांधली बरती जा रही है। पिछले दरवाजे से पैसे लेकर बहाली प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बगैर मेघा सूची जारी किए बहाली की जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष बहाली की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। 8 तारीख के डेट में यहाँ कहा गया कि एप्लीकेशन जमा हो रहा है ANM का, और वही डेट में कहा गया कि आज लास्ट डेट है। यहाँ पोस्टर चिपका दिया गया कि आज लास्ट डेट है। हम उसी दिन आकर के अपना एप्लीकेशन जमा कर दिए। मेरा परसेंटेज 88 है और हम SC में आते, और पूछा गया तो बोलो दैनिक जागरण से आपको पेपर देखते रहिएगा, आपको सूचना उससे मिल जाएगा।
लेकिन न मोबाइल पर मैसेज आया, न पेपर में कुछ ऐसा हुआ। और आज के डेट में देखा जा रहा है कि एप्लीकेशन दे करके और ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है और ज्वाइन खाली घूसखोरी, पैसा से सेटिंग कर लिया गया है पहले कैंडिडेट को और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे करके और उसको ज्वाइनिंग ड्यूटी करवाना। यहाँ बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन बहाली थी, किस चीज़ की? ANM लोगों की, ANM लैब टेक्नीशियन या विभिन्न तरह के पोस्ट की। उसके लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया गया। पेपर में निकला था कि 8 तारीख, 10 तारीख, 12, 14 इस तरह करके आप यहाँ आवेदन जमा कर सकते हैं। लोग आए, आवेदन दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदन देने वाले को किसी को बोला गया फ़ोन पर जानकारी मिलेगी, किसी को बोला गया पेपर देखते रहिएगा, किसी को बोला गया आकर जानकारी लीजिएगा और किसी को कहा गया कि साइट देखिएगा। लेकिन कल तक जो भी लोग आए उनको यही 3-4 चीज़ दिया गया अलग अलग तरीके से। आज उसी में कुछ लोग आए पूछने तो उधर देख रहे हैं कि सब लोग जो है सो ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग। न यहाँ कोई लिस्ट टंगी हुई है, न कोई पैनल है, न कोई बताने वाले हैं। जिनसे पूछे सिविल सर्जन जानते हैं, सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि वो सब बात यहाँ नहीं है। क्या तो बोला कि कोरोना पॉजिटिव है, बड़ा बाबू नहीं है। तो सिविल सर्जन के जगह पर एक यहाँ बगल के चैम्बर में एक और वरीय पदाधिकारी जो उप सिविल सर्जन या इनकी भाषा में क्या होगी, वो उनसे पूछा, बोले कि हमको कोई जानकारी नहीं, न कोई पैनल है, न कोई लिस्ट है। आखिर बहाली की कोई ना कोई प्रक्रिया होती है, उसमें कोई ना कोई 3 सदस्यीय कमेटी बना होगा, सिलेक्शन कमेटी की। बहाली का आधार क्या होगा, नंबर बेस पर है कि क्या मांग है बेस पर? क्या मांगे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से कुछ मांगने, जो लोग आवेदन किए हैं उनका ना तो लिस्ट बना है और ये लोग पैसा लेकर के चुपचाप जो है से आवेदन लेके उधर जो है सो कितने लोग वंचित है इसमें? अभी कोई लिस्ट ही नहीं है तो वंचित कहाँ है? आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।